नमस्कार, मेरा नाम सुनील सोनी है और आप पोल खोल पोस्ट देख रहे हैं। जैसा कि आपको बता दें, मोरवा को विस्थापन होना है और नापी इस समय जो है जोरों पर चल रही है। लेकिन कहीं न कहीं इस समय एक चर्चा मार्केट में सुनने को आ रहा है भलगढ़ को लेकर। तो आइए सीधे जुड़ेंगे हम एसपीएम के प्रवक्ता हैं राजेश सिंह, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो ये चर्चा है मार्केट में उस पर क्या बोलना है। तो हम आपको बता दें, पहले तो आप लाइव आ जाइए जल्दी जल्दी, सारे लोग जो नए होंगे पेज को फॉलो कर लेंगे, लाइक कर लेंगे और न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। और एक चीज़ आपको और बता दें, त्यौहार का समय आ गया है। बाजारों में जो है नकली मावे की जो है मिठाइयाँ बहुत जोरों पर बिकना शुरू हो गया है और ट्रकों से डंप हो गया। हम आपको बता दें, नीचे आज सुबह ही हमने एक न्यूज़ लोड किया है, मिठाइयों का पूरा जखीरा लोड किया है। आप देखिएगा, जो बाहर की जितनी भी मिठाइयाँ आई हैं पूरे कार्टून में पैक है और साथ में पन्नी से लपेटी गई हैं। तो बाजार से जो भी मिठाइयाँ लें सोच और समझ कर ही लें, ताकि आपकी सेहत पर कोई नुकसान ना हो। हालांकि फ्रूट विभाग जो है कहीं ना कहीं अपने कानों में और आंख में पट्टी बांध कर बैठा हुआ है और कानों में तेल डाल लिया, ताकि उसको कुछ ना दिखाई दे ना ही कुछ सुनाई दे। चलिए आइए सीधे जुड़ते हैं भलगढ़ को लेकर और जानने का प्रयास करेंगे जो बाजार में चर्चा है उस पर क्या बोलना चाहते हैं। तो आइए सीधे जुड़ रहे हैं हम राजेश सिंह के साथ में। क्या बोलना चाहेंगे भैया भलगढ़ को लेकर जो बाजार में इस समय चर्चा है? चर्चाएं तो बहुत सारी हैं और बड़े दुख की बात यह है कि कुछ चर्चा क्षेत्रीय भी आ रही है कि हमें, जो मध्य प्रदेश के निवासी हैं, उनका यह कहना है कि उत्तर प्रदेश और बिहार वालों के साथ नहीं रहना है। तो बड़े दुख की बात है कि इस क्षेत्र का ताना बाना किसी क्षेत्रीय लोगों से नहीं बना है। इस क्षेत्र का ताना बाना पूरे भारत के लोगों से बना है और पूरे भारत के लोगों की स्थिति यह है कि आप समझिए कि यह मिनी भारत भी कहा जाता है और इस मिनी भारत में रहने वाले लोग लगभग सभी प्रदेश के हैं और सभी प्रदेश के लोग अगर यहाँ रहते हैं तो यहाँ की विकास की जो कड़ी है उसमें बड़ा उनका सहयोग और बहुत ही व्यवस्थित प्रक्रिया से वह गुजरते हैं। जितने भी यहाँ उद्योग हैं, जितने कल कारखाने हैं, आप वहां जाइएगा तो वहां लगभग 95% लोग बाहर के हैं, क्योंकि टेक्निकल जो चीजें चाहिए प्लांट को चलाने के लिए, बाजार को चलाने के लिए, वह कहीं भी आप पूरे भारत में जाइए तो क्षेत्रीय लोगों के अंदर कम पाई जाती है। इसलिए कम पाई जाती है, मैं यहीं की बात नहीं कर रहा हूं कि जहां भी क्षेत्रीय लोगों के पास जमीन ज्यादा होती है और वह वहां के बासिंदे होते हैं तो उन्हें यह गुमान भी होता है कि हम क्षेत्र के छोटे काम में क्यों इन्वॉल्व हों। तो उसकी वजह से वो छोटे काम को छोड़ते छोड़ते कहीं ना कहीं बड़े काम को भी छोड़ देते हैं और बड़े काम को उनके छोड़ने की वजह से ही आप समझ लीजिए कि यह क्षेत्र उनके कार्यों से जरा वंचित रह जाता है। और बता दें कि भलगढ़ तो एक ऐसा पैच फंस गया है कि यहाँ के क्षेत्र के लोग भलगढ़ जाना ही नहीं चाह रहे हैं। फिर भी एनसीएल आज भलगढ़ के नाम पर लोगों को ब्लैकमेल कर रहा है, उसकी वजह से जमीनों का रेट कम कर दिया है, उसकी वजह से यहाँ का विकास रुक गया है। तो भलगढ़ तो कहीं ना कहीं जाना उचित नहीं है इस क्षेत्र के लोगों के लिए, लेकिन फिर भी अगर यहाँ के क्षेत्रीय लोग भलगढ़ का नाम लेते हैं तो गलत है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इस समय जो बाजार में चर्चा है कि मोरवा से ही एक अभी खबर निकल के आ रही थी, मार्केट में चर्चा है कि बिहार और यूपी वालों के साथ में अब नहीं रहेंगे, भले ही हमें भलगढ़ ही क्यों ना रहना पड़े। तो आखिर ये जो चर्चा है कहाँ से निकल कर आई? अगर ऐसी कोई मानसिकता है तो ये बड़ी तुच्छ मानसिकता है। मैं ऐसे व्यक्तियों से पूछना चाहता हूं कि वह इस क्षेत्र में रहने का अगर दावा करते हैं तो वो अपना इतिहास भूगोल निकाल कर देख लें कि वह कहां से आए हैं और क्या यह मध्य प्रदेश का हिस्सा पाकिस्तान के किसी जिले में आता है क्या? अब भारत के विकास में क्या क्षेत्रीय लोग बाधा डालेंगे?
अगर ऐसा करेंगे तो कहीं ना कहीं तो एनसीएल के आला अधिकारी भी बाहर के स्टेटों से आके यहाँ नौकरी कर रहे हैं। सीएमडी साहब कहाँ के हैं, डायरेक्टर साहब कहाँ के हैं, यहाँ के कलेक्टर साहब कहाँ के हैं, यहाँ के एसपी साहब कहाँ के, एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ का है, ये ऐसे लोगों से पूछना चाहिए ना। तो अगर आप क्षेत्रीय बाधा डालकर विकास को रोकने का प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं इस क्षेत्र का ही विकास रुकेगा, और रुक भी रहा है। क्षेत्रीय बातों में आप राजनीति में ही देख लीजिए, जब जब चुनाव होते हैं तो लोग यही हल्ला करते हैं कि बाहरी लोगों को टिकट नहीं मिलना चाहिए, सामान्य लोगों को टिकट नहीं मिलना चाहिए। तो आज उसका दंश यह जिला झेल रहा है। आज भारत के आंकड़े में तीसरे नंबर का पिछड़ा जिला है ये। तो कहीं ना कहीं ऐसे ही मानसिकता के लोगों की उत्पत्ति है कि यह तीसरे नंबर का शेड्यूल ट्राइब पिछड़ा जिला है, और यहाँ पर फंड भी नहीं आ पा रहा है। उल्टा यहाँ का फंड भारत के सभी जिलों में खर्च हो रहा है, लेकिन दुर्भाग्य है कि सिंगरौली में नहीं खर्च हो रहा है। तो जो इस टाइप की आवाज उठाते हैं, क्या उन्होंने कभी क्षेत्रीय के नाम पर क्षेत्र के सड़कों की भी आवाज उठाई? क्या कभी क्षेत्र के विकास की आवाज उठाई? क्या कभी क्षेत्र के किसी भी विधायक, सांसद या जनप्रतिनिधि से अपने विकास की आवाज उठाई? वह हमेशा विनाश की बात करके और क्षेत्रीय बातें करके अपने आप को कमजोर करते हैं और समाज को भी कमजोर करते हैं। कहीं ना कहीं एक चर्चा और है, आप लोगों के द्वारा आंदोलन किया गया। एक चीज आपको और बोलना चाहेंगे, इस आंदोलन में एक चीज सुर्खियों में रहा, आप लोगों के द्वारा जो है खिचड़ी की जो व्यवस्था की गई थी इसको लेकर, और साथ ही एक चीज और चर्चा है कि जो आप लोगों को टाइम दिया गया था उसका निराकरण क्या हुआ? अब आपको बता दें, कहीं ना कहीं हम लोगों को 7 से 10 दिन तक का टाइम दिया गया था, वह समय भी पूरा हो चुका है। और आज ही मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से बात हुई है, उन्होंने 1-2 दिन का टाइम और मांगा है। कुछ अधिकारी बाहर हुई थी, सीएमडी साहब उसमें व्यस्त थे। और देखिए, यह मुद्दा ऐसा नहीं है कि 1 हफ्ते या 10 दिन में निपट जाने वाला है। लोगों को थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं आपके माध्यम से कि एकदम इस पर हम लोग तेजी से लगे हुए हैं। हम लोग हाई कोर्ट भी जा रहे हैं, हमारा एक डेलीगेशन मंत्रालय भी गया है। 8 तारीख तक 9 तारीख तक वहां मंत्री जी से भी मुलाकात है, और हम हाई कोर्ट की भी तैयारी कर रहे हैं। 10 तारीख तक हम हाई कोर्ट से भी मुलाकात करने का, वकीलों से मुलाकात करके प्रयास कर रहे हैं। इस मामले को हम इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं हैं। और जैसा हमने उस आंदोलन में कहा था कि एनसीएल इस क्षेत्र के लोगों को जितना कमजोर समझ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। बारिश का मौसम है, जैसे ही मौसम खुलता है, हम अगर एनसीएल हमारी बातों को नहीं मानेगा तो हम उनके डिस्पैच को बंद करेंगे, उनकी खदानों में, उनके मशीनों पे बैठ के खिचड़ी खाएंगे। यह हमने प्रण लिया है, तो हम इसे पूरा करके दिखाएंगे भी। तो रहा अभी तमाम सवाल हैं। मोरवा विस्थापन टेढ़ी खीर है, इतना आसानी से लगता नहीं है कि मोरवा विस्थापन होगा। कहीं ना कहीं फिर बता दें, नापी हो रही है, लोग नापी भी करवा रहे हैं और अपनी स्वेच्छा से सारे लोग नापी कर रहे हैं। आइए पहले तो एक चीज ये भी जान लेंगे कि ये नापी के विषय में क्या बोलना चाहेंगे, नापी के विषय में क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, नापी बहुत लोगों की होनी है, ऐसा नहीं है। हम लोग भी नापी के पक्ष में हैं। नापी करवा कौन रहा है ये समझना पड़ेगा। नापी वह लोग करवा रहे हैं जिनको यह डर है कि इस बरसात में मेरा घर न गिर जाए। जो सेक्शन 9 के बाद घर बने हैं वो लोग नापी करवाने की तेजी कर रहे हैं। जो लोग बिना किसी से बात किए और दूसरे की जमीनों में घर बना लिए अचानक सेक्शन 9 के बाद या सेक्शन 7 के बाद, वह लोग नापी की बात कर रहे हैं। जो नेतागिरी आगे बढ़ बढ़ के नापी हम करवाएंगे और कहीं ना कहीं संदेश मीडिया के माध्यम से भी दे रहे हैं, उनकी नापी का स्ट्रक्चर आप पता कर लीजिए उनके पड़ोसियों से कि वह क्यों नापी की जल्दी कर रहे हैं। वो दूसरे को दोषी देकर, कुछ नेता अभी न्यूज चैनलों पे बोले थे कि स्कूल चलाने की बात हो रही, पेट्रोल पंप चलाने की बात हो रही है। अरे उन मूर्खों को यह नहीं पता है कि यह इंडस्ट्रियल क्षेत्र है। यहाँ पेट्रोल पंप किसी विस्थापन से व्यापार बढ़ने या घटने वाला नहीं है।
जितना कोयला निकलेगा पेट्रोल पंप उतना चलेगा, क्योंकि वह जीवन में कभी कोई व्यवसाय तो किए नहीं है, वह दलाली के अलावा कोई और कार्य ही नहीं किए हैं। वह एक जो है किसी भी पार्टी का बैनर ले लेते हैं और सारे ओबी कंपनियों में घूम घूम के दलाली वसूली करते हैं, तो उनको व्यापार का दर्द कहां से होगा। जो लोग नापी की बात कर रहे हैं वह बाजार में उनकी एक भी दुकानें नहीं हैं, एक भी दुकान नहीं है, और वह दुकानों में जाके दुकानदारों का दर्द पूछें कि आखिर नापी के बाद अगर बाजार बड़ा कहीं नहीं बसा तो उस व्यापारी का क्या होगा, उस व्यापारी के यहां जो कार्य कर रहा है कर्मचारी उसका क्या होगा, आखिर यहां पे जो स्कूल हटेंगे उस स्कूलों में जो टीचर काम कर रहे हैं उनका क्या होगा, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका अगर वह ईयर का सेशन खराब होगा तो उस सेशन का क्या होगा। अगर हम अपने व्यक्तिगत फायदे में, और वह भी फायदा नहीं है, सबसे बड़ी बात कि ये लोग समझ नहीं रहे हैं कि एनसीएल ने जब पीडब्ल्यूडी का रेट जल्दी जल्दी में बताए लोग कि दबाव सिंगरौली पुनर्विस्थापन मंच ने बनाया, तो जल्दी जल्दी में उन्होंने जवाब दे दिया। तो सिंगरौली पुनर्विस्थापन मंच दबाव क्यों नहीं बनाएगा। अगर हम कोई बाजार में सौदा करते हैं तो मोल भाव करते हैं, और ये हमारी जमीन ले रहे हैं और हम इनसे अगर सवाल कर रहे हैं तो उसमें बुराई क्या है भाई, आप हमको रेट बताओ और हमारी जमीन की नापी करो। लेकिन जब खुल के रेट आया और इतना कम आया तो कहीं ना कहीं कलई तो एनसीएल की खुल गई ना। अब उसके बाद कलई उन लोगों की भी खुली है जिन्होंने एनसीएल से वादा करके एनसीएल से कुछ काम भी उठा लिया है, और आज वह कहीं ना कहीं वादे पे खरे नहीं एनसीएल के उतर रहे हैं। तो खलबली तो उनके मन में भी है कि हमने एनसीएल से इतनी बड़ी आबादी का ठेका तो ले लिया और आज आबादी हमारे साथ नहीं है। हाँ, 10-15% लोग उनके साथ हैं, ये मैं नहीं कहता हूं कि सभी लोग किसी और पक्ष में हैं। देखिए, लेकिन वह कहीं ना कहीं इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं, वह संकोच में है, भ्रमित हैं कि हमें बहुत कुछ मिलना है। लेकिन आपको मैं बता दूं, एनसीएल इतनी मोटी चमड़ी है, हम लोग एनसीएल से ही व्यवसाय करते हैं। हमें एक एक चीजों के लिए कितना संघर्ष दिन भर करना पड़ता है, यह एनसीएल में जाने के बाद पता चलता है। इन चंद नेताओं को क्या पता चलेगा कि एनसीएल का स्ट्रक्चर किस हिसाब से है। वह कारपोरेट है, बहुत बड़ा कारपोरेट है, और कारपोरेट में बैठा हर व्यक्ति अपनी विकास की और कंपनी के विकास की बात सोचता है। वो हमारे आपके विकास से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। हमारा जितना विनाश होगा उनका उतना ज्यादा विकास होगा। तो यह विकास और विनाश के बीच की लड़ाई कहीं ना कहीं हमें मिलजुल कर लड़नी चाहिए। और मैं बार बार आपके माध्यम से उन सभी भ्रमित लोगों से मैं निवेदन भी करता हूं कि वह भ्रमित न हो। सभी अपने भाई बंधु हैं और मोरवा का सौहार्द बहुत अच्छा रहा है। आज पैसे की वजह से बिगड़ रहा है, तो बिगड़ने में बुराई नहीं है। उस बिगड़ने, अगर सौहार्द बिगड़ रहा है तो उसका लाभ भी होना चाहिए। लेकिन आज हम सौहार्द भी बिगाड़ रहे हैं और नुकसान भी अपना ही कर रहे हैं, तो उसमें कौन सबसे बड़ी भूमिका निभा रहा है, इसको जनता को समझना पड़ेगा। पहले तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि जो व्यापारी हैं, जो दुकानदार हैं, जो व्यापार कर रहे हैं, उनको पहले अपने व्यापार के विषय में सोचना चाहिए। और उनकी जितनी दुकानें हैं ना, वो मुआवजे के हिसाब से नहीं बनी है। उन्होंने कारपोरेशन, नगर निगम से दुकानें ली हैं या नगर निगम क्षेत्र में दुकानें खोल के बैठे हैं। उनके एक एक सामान का बैंक का ब्याज लग रहा है, तो वह ब्याज कौन देगा, वह दुकानों का मूल्य कौन देगा। 900 रुपए स्क्वायर फुट के हिसाब से उनकी दुकानों की कीमत 2-2.5 लाख रुपए मिलेगी। जैसा मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि इतनी कम कीमत मिल रही है कि आज के डेट में वह अपने दुकानों को कहीं शिफ्ट भी करेंगे ना, तो शायद सामान का भाड़ा भी उनको, और या जो सामान का नुकसान होगा शिफ्ट करने में, वह पैसा भी नहीं मिलेगा। आप बैढ़न चले जाइए, आप बरगवा के बड़े बाजार में चले जाइए, कहीं भी आप जाइए, देखिए कहीं भी दुकानें 15-20 लाख रुपए से कम नहीं है, और उनको 2-2.5-3 लाख रुपए मिलेगा। उनसे उनका विकास कैसे हो सकता है। हाँ, उनका विकास जरूर होगा जो आज नापी का हल्ला कर रहे हैं, तो वो दूसरे के जमीनों में घर बनाए हैं, अवैध निर्माण किए हैं और जल्दी जल्दी में घर बनाए हैं। उन्हें डर लग रहा है कि इस बरसात में, एक दिन की बरसात आई, ऐसे लोग रात भर सोए नहीं अपने घरों में कि कहीं वह हमारा जो ब्याज पे पैसा लेकर, उन्होंने जैसा कहा
कि पूंजी घर जमा पूंजी पूरी लगाकर इतना संघर्ष करने की जरूरत क्या थी। आप जमा पूंजी लगाकर दुकान खोले होते, आप जमा पूंजी लगाकर कोई व्यापार किए होते तो उस व्यापार का कहीं ना कहीं आपको लाभ मिलता। लेकिन आज आप जमा पूंजी लगाकर अवैध कार्यों में पैसा लगाकर और आज आप नेतागिरी कर रहे हो कि नहीं हम पहले नपवाएंगे। 10 जो है लड़कों को लेकर जो नाबालिग लड़के हैं उनका भविष्य खराब कर रहे हो। तो मैं किसी पे लांछन नहीं लगाना चाहता हूं, लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं समाज में बातें जानी चाहिए कि आपके हित के बारे में कोई और नहीं सोचने वाला है, आपको खुद सोचना पड़ेगा। मैं भी जो बातें कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं किसी और के लिए संघर्ष कर रहा हूं। मैं अपने परिवार के लिए संघर्ष कर रहा हूं, मैं अपने व्यापार के लिए संघर्ष कर रहा हूं, मैं अपने घर के लिए संघर्ष कर रहा हूं। मेरा घर जा रहा है, मुझे उसकी तकलीफ है, तो मैं उसका संघर्ष तो करूंगा, ये मेरा राइट है। मैं भारत में रहता हूं, ये लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में अपनी बातों को मनवाने के लिए हर वह कार्य लोकतांत्रिक तरीके से किया जाता है, वही मैं कर रहा हूं। तो इसमें बुराई क्या है? यह तो हर व्यक्ति को करना चाहिए। और ये मैं यही अलग जगाना चाहता हूं कि यह लड़ाई किसी नेता की नहीं है, यह लड़ाई हर एक मोरवा वासी की है। और उसे खुद सड़क पर हम लोगों का साथ देकर हम यह चाहते हैं कि हमारे जैसे हर व्यक्ति सड़क पर उतरें और वह शासन प्रशासन से एनसीएल से बात करें कि आखिर उनका अधिकार किस प्रकार मिलेगा, उनका अधिकार किस समय मिलेगा और उनका अधिकार कब तक मिलेगा। यह इसकी लड़ाई है। तो कहीं ना कहीं बता दें कि मोरवा के जो मार्केट के छोटे मझोले जो मार्केट के व्यापारी हैं कहीं ना कहीं चिंतित हैं, क्योंकि नापी शुरू हो गई है और नापी शुरू होने के साथ में ही उनके दिल की जो है धड़कन तेज हो गई है कि अब हम जाएंगे कहाँ। तो सवाल तमाम हैं और जुड़ेंगे भी। और खास तौर से आपको बता दें, हम लोग अब जो है प्रयास करेंगे कि जो स्कूली छात्र हैं उनसे भी बात करने का बात करें, उनसे भी जाने कि उनकी भी ख्वाहिश क्या है। मोरवा विस्थापन होने की कगार पर है, नापी शुरू हो गई है। जैसे जैसे और अपडेट मिलता है हम आपको देते रहेंगे। बने रहें पोल खोल पोस्ट के साथ में और न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक पहुंच सके। साथ ही आपको बता दें कि